Hello students, How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. राइट, इसका देखते हैं पहले थीम लिटरेरी डिवाइसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो पहले थोड़ा सा ब्रीफ. The poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells is a description of the physical features एंड बिहेवियर ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स. तो इसमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स के कुछ फीचर्स और उनका जो बिहेवियर होता है, आप कैसे जानेंगे कि ये कौन सा एनिमल है, इन दो चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन है. द पोएट इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर रिवील्स सर्टेन की आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सम वाइल्ड क्रिएचर्स. The poem is a beautiful blend of information and wit as it informs the readers about how to recognize some animals in the forest. अगर आपको कुछ फॉरेस्ट में एनिमल्स मिल जाएं तो आप उनको कैसे पहचानोगे, तो उनके कुछ फीचर्स और बिहेवियर के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है. The title of the poem How to Tell Wild Animals is the simple, long and clear. It arouses the curiosity of the readers regarding what they are going to read about the wild animals. क्या हम पढ़ने वाले हैं? How to tell wild animals, मतलब wild animals के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं हम? So the title is quite apt for the poem, which differentiates among different wild animals. वो different animals के बारे में differentiate करेगा. कैसे? By discussing their distinctive attributes. उनके behaviors और physical features के बारे में differentiate करके. The contents of the poem are well contained in the title, but the author does not make the title catchy. Catchy नहीं बना रहे हैं, क्यों? Nor does she give a clue to the element of humor in the poem. इसमें जो humor है उसका भी आपको टाइटल से नहीं पता चलेगा कि क्या उन्होंने humor ऐड किया हुआ है इसमें. The poem contains a message that nature has provided all creatures with their distinctive physical and behavioral traits. कितना प्यारा मैसेज है कि हर एक इस जो लिविंग बीइंग है ऑन दिस अर्थ, सबको भगवान ने अलग अलग फिजिकल फीचर्स और ट्रेट्स के साथ भेजा है, राइट. और उन सबको अलग अलग हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी उनके अलग फीचर्स हैं या ट्रेट्स हैं. Each living being has its own peculiar, बड़ा यूनिक, आप हम सब का एक कोई ना कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है which distinguish it from other animals, जो दूसरे एनिमल्स से उनको अलग बनाता है. These peculiarities are the identification features of these animals, और ये जो यूनिक है peculiarities हैं, वो ही उन्हें दूसरे एनिमल्स से यूनिक बनाता है. A person if aware of these distinctive features, अगर कोई भी इंसान इन फीचर्स के बारे में अवेयर है तो may easily identify the animals, though it is very dangerous to be in close proximity to them. उनको आप पहचान तो लोगे आराम से, लेकिन उनके साथ एनकाउंटर करना, इतने पास में उनको देख के और रिकॉग्नाइज करना, अच्छा हाँ ये हो सकता है, ये तो अपने आप में ही बहुत डेंजरस है, राइट. एंड वन नीड्स टू बी कॉशियस. However, the knowledge provided by the poet may prove to be of much help in case one visits a forest teeming with wild animals. हाँ, लेकिन कभी आप फॉरेस्ट वरफ घूमने जाए तो वहां जहाँ एनिमल्स अगर मिल ना हो तो उस टाइम पे आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रहेगी. तो लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं? एलिट्रेशन. क्या होगा जल्दी से बताओ एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन है जहां पे सेम साउंड रिपीट हो रही है बिगनिंग या एडजेसेंट वर्ड्स में या फिर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में. ठीक है, ध्यान रखना है, सेम साउंड रिपीट हो रही है. इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल इफेक्ट देता है या प्लेजर देता है पढ़ने में. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, और इफ sometime when roaming round, यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है? R word रिपीट हुआ है, roaming round, right. If when you are walking round your yard you meet a creature there, why sound is repeated here, right. तो ये सब आपके हैं alliterations where the same sound is repeated again and again. repetition में हमारे कोई भी words या phrases जो है repeat होते हैं. If he will only lap and lap again, so word lap is repeated. Who hugs you very very hard, intensity देने के लिए उन्होंने उसको बार बार रिपीट किया है. so उसकी जो हग होगा वो बहुत ज्यादा टाइट होगा, इसलिए उन्होंने उसको वेरी वेरी दिया हुआ है.
पैराडॉक्स क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ, अपना ही स्टेटमेंट खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। तो यहाँ पे इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लग रहा है कि ट्री पे कुछ नहीं है तो वहां पे कमेलियन है, तो कमेलियन में है तो अपने आप ही आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, पहले अगर कुछ नहीं है बोल रहे हो, फिर अगर वहां पे कमेलियन होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि वहां पे पहले आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है, राइट, कुछ नहीं है, और फिर आप कह रहे हो कि वहां पे कमेलियन है। चलिए, सो पोएटिक लाइसेंस क्या है? इट इज अ डिवाइस इन विच द पोएट टेक्स लिबर्टी विद लैंग्वेज, चेंजिंग द स्पेलिंग्स। आप थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, या तो उसको राइम देने के लिए या फन एलिमेंट देने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया है? इफ ही रोज एट यू, यू आर डाइंग। सो डाइंग की जो स्पेलिंग है वो उन्होंने चेंज की है। सो डाइंग की जो असली स्पेलिंग है वो ये है, बट ही हैज चेंज्ड इट टू दिस। चलिए, अच्छा, सो टू मेक इट राइम विद लायन, लायन के साथ राइम करने के लिए लाइन डाइन इस तरीके से उन्होंने किया है। As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill to do no good, to roar with pain. He will only leap and leap again. यहाँ पे leap leap यूज किया गया है, और जबकि जो स्पेलिंग है वो होता है leapt and leap, because leapt and leap blend better, तो इसलिए leopard का leap leap उसने यूज किया है ऑथर ने। A novice might non-plus. Here the poet takes liberty with grammar and uses non-plus for non-plused to make it rhyme with does. ठीक है, तो ये आपका एक और। चलिए, नेक्स्ट, ह्यूमर कैसे है? जो पोएट ट्राइज टू मेक द राइटिंग विटी, थोड़ा सा चालाकी से उन्होंने यूज किया है उसमें डालने के लिए, बाय प्रोवोकिंग लाफ्टर, कि आप हंसें उस चीज के लिए। तो क्या है? जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, मतलब आपको अगर वो जानवर खा ही जाएगा तो आप नोटिस कैसे करोगे, राइट? तो ये ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की गई है सिचुएशन में। He will give you just one more caress. Here the poet uses caress for the fierce slap, बहुत ही तेज चांटा लगाने के लिए, और swat of a bear on its victim. The caress is a soft and gentle, whereas a bear's stroke is violent. तो caress वैसे क्या होता है? प्यार से ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो bear है, bear का बहुत तेज होगा, इसलिए उसका violent और fatal होगा। So if there is nothing on the tree, test the chameleon you see. So इस लाइन में क्या है? ह्यूमर है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि पहले आप कह रहे हो कुछ नहीं है, फिर आप कह रहे हो कमेलियन है, राइट? ओके, आयरनी क्या है? इट इज बट यूजुअली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सरफेस मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज सेड और असलियत में कुछ और है। तो जब दोनों में डिफरेंस आता है तो उसको हम आयरनी कहते हैं। ठीक है, द अंडरलाइन मीनिंग। सो राइटर्स एम्प्लॉय दिस डिवाइस विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर, या सटायर क्रिएट करने के लिए राइटर्स बहुत ज्यादा आयरनी का यूज करते हैं। यहाँ पे अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो बीस्ट कभी भी नोबल हो सकता है क्या? सो हेयर द बंगाल टाइगर हैज बीन कॉल्ड नोबल, तो ये एक आयरनी है, राइट? बिकॉज एक्चुअली ये एक फेरोशियस बीस्ट है हु विल किल यू, या आपको कभी भी वो मार सकता है, लेकिन आपने उसको फिर भी नोबल बुलाया है, सो दैट्स द आयरनी, राइट? ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, ये भी आयरनी है, because this line refers to the strong fatal stroke of a bear on the victim as caress, और उसको जो टर्म यूज किया गया है वो जेंटल है, लेकिन वो जेंटल नहीं होगा, इट विल बी लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, राइट? बहुत तेज होगा। नेक्स्ट, राइमिंग स्कीम। आपके सारे स्टैंजास में जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है, ए बी सी सी, राइट? अगर आपको राइमिंग स्कीम नहीं पता कि कैसे निकाली जाती है, आप मुझे कमेंट करना और मैं आपको सिखा दूंगी, राइट? सो ये थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस और आपका थीम और मैसेज विद लिटिल ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट वीडियो में विल एक्सप्लेन द चैप्टर। थैंक यू।